हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे थे और हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तक डिस्कस कर चुके थे और आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या? एक तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, नेक्स्ट हीट और वर्क डन। हम इन तीनों फैक्टर्स पर बात करेंगे। तो देखो, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो देखो बेटा, पॉइंट इज इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, इंटरनल एनर्जी को हम लोग इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक एनर्जी। और इंट्रिंसिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो समझ लो। किसी भी सिस्टम में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी एनर्जी होती हैं उन सबके एडिशंस को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम और अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जरा, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसको कैसे बताया गया है। द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी which is present in a system or a substance is called internal energy. It is also called इंट्रिंसिक एनर्जी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, है ना बेटा। हम इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू और कैपिटल ई। ठीक है, हमने मान लिया, देखना, मैं मान लिया कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में पार्टिकल्स में दो तरीके की एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हमें इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालना होगा तो क्या लिखा है बेटा? द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटरनल एनर्जी। किसका? सिस्टम का। ठीक है बेटा। अब इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं। देखो, इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इट इज, या ऐसे लिख लो, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स इंटरनल एनर्जी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम लोग मोलर इंटरनल एनर्जी की बात करें, मीन्स अगर एक सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर दिया जाए तो फिर उस केस में वो क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मीन्स हम लोग यहां लिख सकते हैं मोलर इंटरनल एनर्जी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है? अगर कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, ट्रांजिशनल एनर्जी हो, उन सब के एडिशंस को क्या बोला गया बेटा? इंटरनल एनर्जी। तो इसको जरा शॉर्ट समरी में हम लोग समझ लेते हैं। कैसे? मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो इंटरनल एनर्जी का जनरली मतलब क्या है? देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम में
काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ट्रांजिशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है और भी बहुत सारी एनर्जी है ना। तो अगर हम लोग सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की। तो देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम और सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस के अंदर जितनी भी एनर्जी है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इक्वल, इंटरनल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल यू से और कैपिटल ई से। तो ये तो हो गया आपका इंटरनल एनर्जी। अब हम लोगों को इसके बाद समझना है इंटरनल एनर्जी चेंज। अब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, देखो मान लो कोई एक सिस्टम है वो इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट हो गया, तो हमने मान लिया इनिशियल में उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है और फाइनल में उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U2 हो गई। तो U1 और U2, U1 क्या है इंटरनल और U2 क्या है फाइनल। तो फाइनल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी उनका डिफरेंस क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो देखो अगर हम लोग किसी भी डेफिनेशंस के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में इसको हम लोग स्टडी करेंगे तो किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखो। अब हम लोगों को समझना है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो देखो बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं और अब हम लोगों को समझना है इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या समझना है बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज। जैसे इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही इंटरनल एनर्जी चेंज को डेल्टा यू और डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस इतना है। अब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है वो समझ लो। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर लिख लेता हूँ है ना। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है और ये कौन सा इनिशियल स्टेट पर है, इनिशियल स्टेट पर है और इस सिस्टम को फाइनल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कौन सा हो गया आपका, फाइनल स्टेट में हो गया। तो हमने मान लिया बेटा कि इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, U1 है और इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, U2 है। तो इसका अगर हम लोग डेल्टा यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, U2 माइनस U1। क्या निकलेगा, U2 माइनस U1। इसका मतलब क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन, मतलब अगर हम लोग डेफिनेशंस के टाइप लिखना चाहें तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। इसी तरीके से जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन में जो इंटरनल एनर्जी होगा वो भी एक डिफरेंस होगा किसका, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो जरा, पहले हम लोग एक सिस्टम पर बात करते हैं तो एक सिस्टम में किस तरीके से एनर्जी काम करेगी। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ टू स्टेट्स is called internal energy change. It is also called डेल्टा U और डेल्टा E। हमने मान लिया, कंसीडर ए सिस्टम, हम मान लेते हैं कंसीडर अ सिस्टम। हमने एक सिस्टम को मान लिया और लिख लिया, लेट द इनिशियल एनर्जी या इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम U2, then
देखो, अगर हमने मान लिया कि एक सिस्टम है जिसका इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी कितना है, U1 है, और फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी कितना है, U2 है, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, U2 माइनस U1, मतलब इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो ये आपका हो गया एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस। इसी तरीके से अगर हमने लिखा इन अ केमिकल रिएक्शन, ये हमने किस में माना अभी, एक सिस्टम में। अब हम मान लेते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, और जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमने मान लिया कि एक कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। हमने मान लिया कि जब इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है, रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी क्या है, UR, और प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी क्या है, UP। तो जब हम लोग इसका डेल्टा U निकालेंगे, आई मीन इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे, तो क्या होगा बेटा, डेल्टा U का मतलब हो जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या बनेगा बेटा, डेल्टा U इक्वल टू UP माइनस UR। तो इस तरीके से हम लोग इसकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साइन के बारे में भी समझना है। मिस देखो जरा, हमने मान लिया क्या, केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या मान लिया, केस नंबर फर्स्ट, इफ UP इज ग्रेटर देन UR, मतलब अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा U आपका क्या होगा बेटा, फिर आपका डेल्टा U पॉजिटिव होगा। लेकिन केस नंबर सेकंड में हमने मान लिया कि अगर UP का वैल्यू UR से क्या है, छोटा है, आई मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, देन डेल्टा U आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा U आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी है कि अगर किसी एक सिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने के लिए क्या करना होगा, और अगर हम लोग किसी रिएक्शंस में बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है। दोनों का जो प्रोसीजर है वो सेम है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी है, लेकिन सिस्टम में हम लोग बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के हिसाब से जब हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में डेल्टा U का जो साइन कन्वेंशन है वो डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है इंटरनल एनर्जी चेंज का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो उस केस में हमारे पास क्या निकलेगा, डेल्टा U का वैल्यू नेगेटिव निकलेगा। तो हम लोग इसको समझ लेंगे। तो ये इतना सा पॉइंट्स इंटरनल एनर्जी का था और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग एंथैल्पी वगैरह पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसीडर करना है। दूसरा, जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर हमें बहुत एक्सप्लेनेशन पे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, हीट। चलो बेटा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम लोगों को डिस्कस करना है मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ सराउंडिंग, मीन्स एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एनर्जी या तो सिस्टम में से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसफरेंस में हमें दो फैक्टर पर स्टडी करना है, एक हीट पर
और दूसरा वर्क डन पर। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मोड ऑफ ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है वो समझो। लिखेंगे द टू इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसफरेंस of energy between system and surrounding are heat and work। मीन्स एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशंस का फैक्टर है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेबल है। किस पर? एक हीट पर और दूसरा वर्क डन पे। अब देखो जब हम लोग इन फैक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी सिस्टम कैसे चेंज होगा, है ना। कोई भी सिस्टम ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है, हीट को या तो एब्जर्व करेगा या फिर रिलीज करेगा, पहला पॉइंट। ऐसे ही जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन या तो सिस्टम के द्वारा होगा या सिस्टम पर होगा। तो इसको दो तरीके से लिखते हैं, क्या? हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द सिस्टम। मीन्स या तो सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज की जाएगी या फिर सिस्टम के द्वारा हीट क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। इन्हीं दो तरीके से हीट को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है बेटा। मीन्स या तो वर्क डन सिस्टम के द्वारा होगा या फिर सिस्टम पर होगा। इन दोनों ही फैक्टर से, मीन्स एक तो आपका हो गया हीट और दूसरा क्या होगा, वर्क डन। केवल इन दो मोड से ही एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा या सराउंडिंग से सिस्टम में होगा, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स के द्वारा। तो अब हम लोगों को बारी बारी इनको समझना है कि हीट क्या होता है और फिर वर्क डन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इसको रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को हीट के बारे में समझना है, और हीट को यहाँ पर हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो या तो सिस्टम में होगा या सिस्टम से होगा, किस में, सराउंडिंग में। तो मीन्स हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है, सिस्टम के और सराउंडिंग के। उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। मीन्स जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दो स्टेट में वर्क करता है, एक सिस्टम में या फिर सराउंडिंग में। तो हम लोग इसको लिखेंगे, एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। as heat if they are at different temperature। क्या बोला गया बेटा? इन्होंने बोला एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा, लेकिन कब? जब सिस्टम और सराउंडिंग का जो एनर्जी है, जो हीट है, वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर सिस्टम और सराउंडिंग का हीट डिफरेंट है उस केस में, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट है तभी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी एनर्जी आपस में एक्सचेंज करेगी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। लेकिन अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो उस केस में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो इस एनर्जी को, आई मीन हीट को किस तरीके से डिफाइन किया वो हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलेंगे, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी which is a result of temperature। ठीक है, डिफरेंस is called
हीट। क्या बोला? द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। कहने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का जब डिफरेंस हो जाए उस केस को एनर्जी क्या करता है? एक्सचेंज करता है, उसी को बोला गया है हीट। और इस हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। तो इस तरीके से बेटा हम लोग हीट को समझ सकते हैं। हालांकि मैंने ये ऊपर भी लिख दिया था। अब हीट का भी साइन कन्वेंशन होता है, जब हीट सिस्टम के द्वारा एब्जर्व किया जाएगा या सिस्टम के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो जब हीट सिस्टम के द्वारा एब्जर्व किया जाएगा मतलब पॉजिटिव, और जब सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज किया जाएगा इट मीन्स नेगेटिव। अभी हम साइन कन्वेंशन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग वर्क डन पर बात करेंगे। अब सेकेंड फैक्टर है वर्क डन। तो देखो बेटा, अभी हम लोगों को पढ़ना है वर्क, और हम सभी लोग जानते हैं वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग इसके नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें तो W इक्वल टू F इंटू डी सब लोग जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड in the direction of force is called work done। ठीक है, उसको क्या बोला गया बेटा? वर्क बोला गया। अगर हम लोग एक प्रोसेस में वर्क डन की बात करते हैं तो वो दो फैक्टर पर डिपेंडेबल है। कौन कौन से? एक तो कैपेसिटी पर और दूसरा इंटेंसिटी पर। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, हम लोग एक प्रोसेस में बात करते हैं। इन अ प्रोसेस, अगर हम लोग एक प्रोसेस में बात करते हैं तो जो वर्क है वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। किसका? तो वर्क इक्वल टू क्या बनेगा? इंटेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोसेस में भी वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वर्क को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। तो देखो जरा किस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन को कंप्लीट करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क मे बी अटेन इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर। देखो जरा, डिफरेंट फॉर्म में वर्क किस तरीके से बिहेव करता है ये हम लोगों को समझना है ना। मीन्स हम लोगों को वर्क के बारे में समझना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग मानेंगे एक्सपेंशन वर्क। तो एक्सपेंशन वर्क की बेटा अगर बात करें तो एक्सपेंशन वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका है W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। क्लियर? नेक्स्ट वर्क डन हमारे पास होगा मैकेनिकल वर्क, जो हम लोग जनरल डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो बेसिकली वो जो मैकेनिकल होता है वो क्या है? वो आपका एक मैकेनिकल वर्क है। क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू F इंटू डी। अब नेक्स्ट आपका वर्क डन आता है ग्रेविटेशनल वर्क। कौन सा बेटा? ग्रेविटेशनल वर्क। और ग्रेविटेशनल वर्क में क्या होगा? W इक्वल टू mgh। ये आपके वर्क डन के डिफरेंट फॉर्म है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो अब हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिकल वर्क। और जब हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे तो अब फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू NEF। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क।
तो जैसे ये 4 तरीके के इलेक्ट्रिकल वर्क हैं, कुछ एक दो और भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज टेंशन वर्क, एक्सटेंशन वर्क। तो एक्सटेंशन वर्क की अगर हम लोग बात करें तो W इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, T इंटू डेल्टा एल। सेम फेज एक वर्क डन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एक्सटेंशन वर्क। और सरफेस एक्सटेंशन वर्क W इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बेटा, गामा इंटू डेल्टा ए। तो अगर देखा जाए मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी में हम लोगों को 2 फैक्टर स्टडी करने, कौन से, एक तो हीट और दूसरा वर्क। तो हीट तो हमने आपको बताया, और वर्क डन में हम लोगों ने देखा कि वर्क डन जनरली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डन कहते हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी और कैपेसिटी फैक्टर्स के प्रोडक्ट को भी हम लोग वर्क डन कह सकते हैं। लेकिन वर्क डन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, कौन कौन से, एक्सपेंशन वर्क, मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, एक्सटेंशन वर्क, है ना, और सरफेस एक्सटेंशन वर्क। लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन SION, यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल एक्सपेंशन वर्क डन के बारे में समझना है। और इस एक्सपेंशन वर्क डन को हम लोग PV वर्क डन भी कहते हैं, मतलब P प्रेशर और V वॉल्यूम। तो अब आगे के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। क्या पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं एक्सपेंशन वर्क डन। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ। और अब हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है उसका नाम है एक्सपेंशन वर्क डन। अब हम लोगों को बेटा पढ़ना है एक्सपेंशन वर्क। क्या पढ़ना है, एक्सपेंशन वर्क, और इसी को हम लोग बोलते हैं PV वर्क। और आप इसको बोल सकते हो प्रेशर वॉल्यूम। क्या बोल सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, W इक्वल टू माइनस के P डेल्टा V। हम लोगों को ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, मीन्स किस तरीके से हम ये W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V निकालते हैं, इसका हम लोगों को एक प्रैक्टिकली इसका एक डेरिवेशन है। ठीक है, तो लेकिन आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक के इस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ाया और मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी के 2 फैक्टर्स बताए, जो कि ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी किस पर डिपेंडेबल है, हीट पर और वर्क पर। मीन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा या सराउंडिंग से सिस्टम में होगा। सेम केस हम लोग जब किसी भी केमिकल थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैकेनिकल वर्क डन की स्टडी करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं W इक्वल टू F इंटू डी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में मैकेनिकल वर्क डन से मतलब नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है एक्सपेंशन वर्क। और एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के मल्टीपल को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क। और इसी बात का प्रूफ हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।